नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, ठीक है, जिसमें पूरे 15 दिनों का होगा। अगस्त के 1 से लेकर 15 तारीख तक का करंट अफेयर्स होगा और इसी तरह आगे भी अपलोड होंगे। केवल 15-15 दिनों का करंट अफेयर्स हम देखेंगे एक ही क्लास में। इसके बाद यदि इससे कुछ छूट जाता है तो उसके बारे में हम MCQs करेंगे, ठीक है। जो इसमें क्या है, हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे किसी भी करंट अफेयर को, और इसके बाद जो शेष रह जाएगा, कोई वन लाइनर छूट रहा है या कोई और करंट अफेयर छूट रहा है तो उसको हम MCQ में कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पढ़ना क्या है करंट अफेयर में। तो कई टॉपिक में हमने इसको बांटा है। सबसे पहला टॉपिक इसका हम लेते हैं सम्मेलन या उत्सव या योजनाएं, या इसके अलावा और क्या आ सकते हैं, कोई भी मिशन या कोई भी स्कीम इसके अंतर्गत आ सकती हैं जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं चारों से रिलेटेड है, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है। इसके बाद हम पुरस्कार, खेल, ये सभी टॉपिक अभी देखेंगे, ठीक है। तो पुरस्कार, इन सब के अंतर्गत हमें केवल पाँच करंट अफेयर देखने हैं। कौन कौन से? तो इसके अंतर्गत पहला अपना होगा मेरी माटी मेरा देश अभियान। मेरी माटी मेरा देश अभियान, ठीक, ये पहला हो गया। मेरी माटी मेरा देश अभियान, इसमें मिशन की जगह में अभियान लिखिए, ये अभियान है, ठीक है। कोई भी अभियान और योजनाएं होंगे, मिशन योजनाएं तो एक ही हो जाएगा, देश और ये अभियान, ये पहला हो गया। इसके बाद देखिए इसी में हम देखेंगे ओशन मिशन, ठीक है, महासागर अभियान, ठीक। इसको आप डीप ओशन मिशन के अंतर्गत ले सकते हैं। डीप ओशन मिशन, इसके अंतर्गत ये महासागर अभियान लाया गया है। इसके बाद है अमृत भारत स्टेशन योजना। इसके बाद देखना है उत्कर्ष उन्मेष उत्सव, ठीक, ये उत्सव है। और इसके बाद हमें देखना है कॉफ़ी सम्मेलन। ये 5 बिंदु हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे, ठीक है, जिसमें हमें क्या देखना है, सम्मेलन, उत्सव, योजनाएं और जो भी अभियान चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो इसमें सबसे पहले देखिए मेरी माटी मेरा देश अभियान। मेरी माटी मेरा देश अभियान ये कब प्रारंभ होगा? तो ये 9 अगस्त को प्रारंभ होगा, ठीक है, 9 अगस्त को प्रारंभ होने वाला है। और इसके अंतर्गत कार्यक्रम क्या होंगे? तो सभी देशों से क्या मतलब सभी गाँवों से, कई सारे गाँवों से क्या की जाएगी, मिट्टी लाई जाएगी। सबसे पहले तो इसमें जानिए कि सब मुख्य कार्यक्रम क्या होगा, कलश यात्रा निकाली जाएगी, कलश यात्रा। और इन कलश में क्या होगा, गांव-गांव की मिट्टी होगी, ठीक है, मिट्टी होगी। और कितने कलश होंगे? 7,500 कलश होंगे, 7,500 कलश होंगे। और उनमें अलग अलग क्षेत्रों की मिट्टी होगी। और इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों से जो है पौधे भी मंगाए जाएंगे। तो आप सोचिए मिट्टी और पौधों का क्या करेंगे? तो इसका क्या करेंगे, युद्ध स्मारक के पास, जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है वहाँ पास बनाना है अमृत उद्यान। इसका निर्माण करने के लिए ये सब मंगाया जा रहा है। देश के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग मिट्टियाँ और पौधे मंगाए जा रहे हैं, जिससे युद्ध स्मारक के समीप दिल्ली में अमृत उद्यान का निर्माण होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला टॉपिक, महासागर अभियान या डीप ओशन मिशन। इसके अंतर्गत क्या है, इस मिशन को एक और नाम से जान सकते हैं, मत्स्य, इसको मत्स्य बोल सकते हैं, मत्स्य इसका सही उच्चारण है, ठीक है, मत्स्य 6000, ठीक, ये इस मिशन का दूसरा नाम बोल सकते हैं आप। इसके अंतर्गत क्या है, भारत ब्लू इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, अर्थात महासागरीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। और इसका कारण है कि जो भारत की GDP है, GDP का 4% इस पर निर्भर है, किस पर? महासागर पर, महासागरीय व्यापार पर। तो इसलिए भारत या और भी जो भी विकासशील और विकसित देश हैं, वे सभी क्या चाहते हैं कि वे सागर की गहराई में जाएं, वहाँ के संसाधनों का उपयोग करें, वहाँ क्या संसाधन है उसकी खोज करें, उसका अध्ययन करें। तो इसी के अंतर्गत मत्स्य
6000 ये मिशन लाया गया है। ये मत्स्य क्या है, तो ये पनडुब्बी है, पनडुब्बी का नाम है, पनडुब्बी है, पनडुब्बी का नाम ही है मत्स्य 6000, ठीक है। और ये 6000 क्यों लिखा गया है, 6000 मीटर, 6000 मीटर की गहराई तक ये पनडुब्बी ले जाएगी समुद्र में। आपने हाल ही में खबरों में एक रहा है टाइटन पनडुब्बी। कौन सी पनडुब्बी, टाइटन पनडुब्बी। तो ये पनडुब्बी कितनी गहराई पर डूबी थी आपको पता होना चाहिए। तो ये 4000 मीटर की गहराई पर, अर्थात 4 किलोमीटर नीचे इसमें विस्फोट हो गया था। और हम जाना चाह रहे हैं 6000 नीचे, ठीक है, 6000 मीटर नीचे जाना चाह रहे हैं। और इसके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। टाइटेनियम पनडुब्बी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले पनडुब्बी के बारे में जानते हैं, फिर योजनाएं इसके अंतर्गत और क्या क्या है। पनडुब्बी की विशेषताओं को देखते हैं। टाइटेनियम से बना हुआ है और गोलाकार है, ठीक है। 2.1 मीटर इसका व्यास है। व्यास मतलब समझते हैं, ये गोला है और इसकी ये डिस्टेंस, ये हो गया व्यास, बीचों बीच की दूरी, ठीक। सबसे बड़ी जीवा ये हो गया व्यास। और ये इसकी क्या है, 2.1 है। ये यदि पनडुब्बी है, इस प्रकार से है ये पनडुब्बी, तो इसमें 2.1 मीटर इसका व्यास है। इसके अलावा इसमें 12 कैमरे लगे हुए हैं, 12 कैमरे लगे हुए हैं। और इसका परीक्षण किया जाना है 2024 में। 2024 में परीक्षण होगा और 2026 तक इसमें क्या करेंगे, 3 भारतीयों को समुद्र में 6000 मीटर नीचे गहराई पर उतारा जाएगा, उन्हें भेजा जाएगा। और किस लिए भेजा जाएगा, ये लोग क्या करेंगे वहाँ, तो खनिज संसाधनों का क्या करेंगे, पता लगाएंगे। खनिज संसाधनों का, वहाँ के वातावरण का और क्या उसमें कुछ संसाधन और कुछ है जहाँ कुछ गुंजाइश हो, कुछ अर्थव्यवस्था संबंधित या सुरक्षा संबंधित या और किसी भी टेक्नोलॉजी संबंधित, तो उसको देखकर ये बताएंगे कौन, ये जो 3 भारतीय जाएंगे उस पनडुब्बी में, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं ये कितना सुरक्षित है। सुरक्षित कितना है, तो इसमें इस टाइटन से बनी इस पनडुब्बी में 12 घंटे तक ये क्या कर सकती है, समुद्र के नीचे रह सकती है। इमरजेंसी की स्थिति में ये 96 घंटे तक चल सकती है, ठीक है, 96 घंटों तक चल सकती है। टाइटेनियम से बनी हुई, टाइटेनियम की क्या खासियत है, तो ये इस्पात के समान मजबूत होता है। इसकी मजबूती कितनी होती है, तो इस्पात के बराबर होती है। और इस्पात से वजन इसका आधा होता है, ठीक है, वजन इस्पात से आधा, लेकिन मजबूती उसके बराबर होती है। तो ये हमने देख लिया महासागर अभियान या डीप ओशन मिशन के बारे में। इसके बारे में और भी बहुत है, तो इसको हम किसी विस्तृत क्लास इसी पर देखेंगे। एक विस्तृत क्लास केवल डीप ओशन मिशन के लिए लाया जाएगा और एक और विस्तृत क्लास लाया जाएगा जो कानूनों में परिवर्तन हुआ है उसके लिए। आगे देखते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना, ठीक है। अमृत भारत स्टेशन योजना, इसके अंतर्गत जानिए कि हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के 508 स्टेशनों का पुनर्विकास के लिए शिलान्यास किया है, ठीक है। 508 स्टेशनों के अंतर्गत 7 स्टेशन छत्तीसगढ़ के भी शामिल हैं। इसमें 7 स्टेशन क्या हैं, छत्तीसगढ़ के भी शामिल हैं। इसका शिलान्यास कब हुआ है, शिलान्यास या प्रारंभ कब हुआ, तो 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। इसके बाद देखते हैं उत्कर्ष उन्मेष उत्सव। ये क्या है, तो एशिया का सबसे बड़ा साहित्य सम्मेलन है। इसमें क्या होगा, विभिन्न देशों के 845 देश शामिल होंगे इसमें, और 800 से अधिक कलाकार या साहित्यकार क्या करेंगे, अपनी प्रस्तुति देंगे 3 दिन के अंदर, ठीक है। और ये कब प्रारंभ हुआ, तो ये 3 अगस्त को प्रारंभ हुआ था, 3 अगस्त 2023, ठीक है। आगे देखते हैं कॉफ़ी सम्मेलन। तो कॉफ़ी सम्मेलन अभी वर्तमान में हुआ नहीं है, ये होने वाला है। और कहाँ होगा, बंगलुरु
इसके अलावा जानिए ये भारत सहित भारत और एशिया में पहली बार इसका आयोजन हो रहा है, किसका? कॉफ़ी सम्मेलन का। और इसके अलावा ये प्रारंभ कब होने वाला है? तो 25 से 28 सितंबर, 25 से 28 सितंबर, ये आपको डेट याद रखना है। भारत और एशिया में पहला कॉफ़ी सम्मेलन पूछेगा तो कौन सा कॉफ़ी सम्मेलन है? 2023 का, जो 25 से 28 सितंबर को होने वाला है। कहाँ? बेंगलुरु में। तो ये हुआ, हमने ये पहला टॉपिक कवर कर लिया। इसके बाद आगे देखते हैं इसमें पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार के बारे में देखते हैं। पुरस्कार के साथ हम इसमें देखेंगे कि अगस्त में अभी तक 1 से 15 अगस्त के बीच कोई दिवस, कोई सप्ताह मनाया गया है क्या, इसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पुरस्कार में पहला पुरस्कार जानिए, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो किसे मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। और ये कौन से क्रम का था? 42वें क्रम का था, 42वां था। किसे मिला है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। ठीक है, सभी को पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। 1 अगस्त को कार्यक्रम के दौरान प्राप्त हुआ है इन्हें पुरस्कार। और यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो लोकमान्य तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट, तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट, इसके द्वारा दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है? नागरिकों के बीच देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए। क्यों दिया जाता है? देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए। इससे पहले यह पुरस्कार, जो कि 40वां क्रम का था, 40वां अर्थात यहाँ 41वां है, 41वां पुरस्कार नरेंद्र मोदी को मिला है। इससे पहले 40वां पुरस्कार भारत की मिसाइल मैन, सभी को पता है, मिसाइल महिला टेसी थॉमस को इससे पहले पुरस्कार मिल चुका है। और इनसे पहले और भी प्रधानमंत्री थे जिन्हें यह पुरस्कार मिल चुका है। तो इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, इन तीनों को ये पुरस्कार मिल चुका है। उसके अलावा आप याद रखिए, टेसी थॉमस भारत की मिसाइल महिला के नाम से जानी जाती हैं। और इन्हें यह पुरस्कार मिल चुका है पिछले वर्ष, जो 40वां पुरस्कार था। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देशभक्ति को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। किसके द्वारा? तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वर्ष मिला है 1 अगस्त को। इसके बाद पुरस्कार में एक और जानिए, राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार। राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार 4 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। कितने? टोटल तो 50 हुए हैं। टोटल 50 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जिनमें से 4 भारतीय हैं। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सामाजिक उद्यम, पर्यावरण, इसके अलावा नवाचार, इसके अलावा मानवाधिकार, इन 4 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अब किन्हें किन्हें मिला है? ये 4 भारतीय कौन कौन हैं? तो 4 भारतीयों को नाम जानिए। अक्षय श्रुतिका, सौम्या डाबरीवाल, कौशल शेट्टी, इन 4 को यह पुरस्कार मिला है भारत में। तो 4 नाम याद रखने हैं, कितने लोगों को मिला है और उसके अलावा किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सामाजिक उद्यम, पर्यावरण, नवाचार और इसके अलावा मानवाधिकार के क्षेत्र में इसे दिया जाता है। आगे देखते हैं दिवस या सप्ताह के बारे में। तो
3 टॉपिक हैं इसमें। 3 कौन कौन से टॉपिक हैं? एक है विश्व स्तनपान सप्ताह, विश्व स्तनपान सप्ताह। इसके अलावा दूसरा है विश्व शेर दिवस है, लेकिन उससे पहले नागासाकी दिवस, नागासाकी दिवस। इसके अलावा विश्व शेर दिवस, विश्व शेर दिवस। इन 3 के बारे में देखना है हमें दिवस और सप्ताह के अंतर्गत। तो विश्व स्तनपान सप्ताह ये कब से स्टार्ट होने वाला है? तो 1 अगस्त से क्या है, 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा, जिसका थीम है स्तनपान को सक्षम बनाना, स्तनपान को सक्षम बनाना, कामकाजी माता पिताओं के लिए, कामकाजी माता पिताओं के लिए बदलाव लाना, ये इसकी थीम है। तो किसी भी योजना हो, दिवस, सप्ताह, ऐसा कुछ मनाया जाता है, सम्मेलन हो, उसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी थीम याद रखना है। और कब मनाया गया? तो 0 से 1 अगस्त, मतलब 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया गया। इसके बाद नागासाकी दिवस। तो सभी को पता है विश्व युद्ध के दौरान 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। तो 6 अगस्त को तो हिरोशिमा पर किया था। नागासाकी दिवस कब मनाएंगे? 9 अगस्त को, 9 अगस्त को मनाएंगे। और नागासाकी दिवस के दौरान ये ठीक है मनाया जा रहा है, लेकिन इसके अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है? परमाणु ऊर्जा पढ़ना है हमें, परमाणु हथियार के बारे में जानना है। ठीक है, सबसे पहले तो जानिए, जब ये इस प्रकार के हमले हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो परमाणु हथियारों की जो होड़ लगी देशों के बीच, विकसित और विकासशील देशों के बीच, तो मतलब सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास होना चाहिए, इस प्रकार की होड़ लगी। तो 1968 में, जो कि एक खतरनाक होड़ थी, मतलब परमाणु हथियारों की होड़ लगना बहुत ही खतरनाक था। तो 1968 में क्या किया गया? परमाणु अप्रसार संधि लाई गई, परमाणु अप्रसार संधि लाई गई, जिसके अंतर्गत सभी देशों को अपने परमाणु हथियारों पर नियंत्रण रखना था और नहीं बनाने थे, परमाणु हथियार बनाने ही नहीं थे। यह परमाणु अप्रसार संधि, यह संधि कब अमल में लाई गई? तो 1970 में। 1968 में संधि हो गई, लेकिन अमल में कब लाया गया? 1970 में लाया गया। वर्तमान में किसके पास कितना हथियार है देखते हैं। ठीक है, वर्तमान में कुल 12,515 परमाणु हथियारों की संख्या है। ठीक है, विश्व भर में कुल 12,515 परमाणु हथियार हैं, जिसमें से अकेले रूस के पास 5,889, जो कि संख्या में सर्वाधिक है। इतने परमाणु हथियार रूस के पास हैं, रूस के पास हैं। भारत के पास कितने हैं? तो भारत के पास टोटल 164 हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं। इसमें सबसे खतरनाक जो है रूस का परमाणु हथियार है जारबोम्बा नामक हथियार है, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए परमाणु हथियार से लगभग 3300 गुना अधिक खतरनाक है। ठीक है, तो इस प्रकार 2 को देख लिए। अब देखते हैं विश्व शेर दिवस। तो विश्व शेर दिवस देखते हैं यहीं पास। विश्व शेर दिवस मनाया गया है 10 अगस्त को। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया। कब? 10 अगस्त को। ठीक है, इसके अंतर्गत जानिए कि विश्व शेर दिवस में हमें क्या जानना है। सबसे पहले एशियाई शेर के बारे में जानना है। और इन एशियाई शेरों का एकमात्र स्थान जो शरण स्थल है वह कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। एकमात्र शरण स्थल है किनका? एशियाई शेरों का। वर्तमान में इनकी संख्या भारत में 674 है। इससे पहले हर 5 साल में क्या करता है? वन विभाग इनकी गणना करता है। इससे पहले कितनी थी? 523 थी। 523 थी। ये गणना की गई है कब? 2020 में। ये गणना है 2015 का। तो अर्थात शेरों की संख्या में भी वृद्धि देखने को मिली है।
अगला हमारा टॉपिक है आयोग और कानूनी संशोधन। आयोग या कानूनी संशोधन क्या हुए? पिछले 15 दिनों के अंतर्गत कौन कौन से आयोग या कानूनी संशोधन संबंधित कुछ क्या देखने को मिला है हमें? तो सबसे पहले जानिए ओबीसी आरक्षण पर। ओबीसी आरक्षण का उपवर्गीकरण किया जाना है, जिसके लिए एक आयोग गठित किया गया था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले देखते हैं कानूनी संशोधन क्या हुए। कानूनी संशोधन हुआ है वर्तमान में जो अंग्रेजी कानून चल रहे थे, अर्थात अंग्रेज़ों के समय से जो कानून 1869 और 72 से जो कानून चल रहे थे, उन्हें बहुत ज़्यादा संशोधित किया गया है और उनके स्थान पर नए कानून लाए गए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे। और तो इसको टॉपिक दे देते हैं अंग्रेजी कानून से आज़ादी। ठीक है, अंग्रेजी कानून से आज़ादी, इसे टॉपिक दे देते हैं। तो हमें ये दोनों चीज़ देखने हैं अभी। अब देखिए ओबीसी आरक्षण का उपवर्गीकरण मतलब क्या है कि ओबीसी के अंदर ही कई मतलब लगभग 2500 जातियाँ हैं। ठीक है, कितनी जातियाँ हैं? लगभग 2500 जातियाँ हैं, जिन्हें उपवर्गीकरण करना है। मतलब उन जातियों को भी अब अलग अलग कैटेगरी में बांटना है ओबीसी के अंदर ही। और इन्हें किस प्रकार, क्यों ऐसा बांटना है? क्योंकि कुल जो आरक्षण है, ओबीसी आरक्षण 27% का जो आरक्षण है ओबीसी के लिए, तो इस कुल आरक्षण का लगभग 50% जो आरक्षण है वो केवल 48 जातियों को मिल पाया है अभी तक। ठीक है, केवल 48 जातियों को 50% आरक्षण मिलते आ रहा है। इसके बाद केवल 70% आरक्षण लगभग 550, लगभग बोल रहा हूँ, यहाँ डिजिट कंफर्म नहीं है, 550 के आसपास की संख्या है। तो 550 जातियाँ हैं जिन्हें टोटल 70% आरक्षण मिल रहा है, जबकि टोटल कितने हैं? 2500 जातियाँ हैं ओबीसी के अंदर। उसमें से केवल 50 उस आरक्षण का 50% केवल और केवल 48 जातियों को, जबकि 70% आरक्षण केवल 550 जातियों को प्राप्त हो रहा है। इस कारण उपवर्गीकरण किया जाना जरूरी है। तो इसी संबंध में जानिए, संबंध में रोहिणी आयोग ने वर्तमान में हाल ही में रोहिणी आयोग ने रिपोर्ट अपनी दे दी है, सौंप दी है। तो रोहिणी आयोग ने रिपोर्ट सौंपा। ठीक है, रोहिणी आयोग वो इसके संबंध में, उपवर्गीकरण के संबंध में आयोग इसने क्या किया है, अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने क्या कहा, पहले तो देखते हैं कि इसका गठन कब हुआ। गठन हुआ है 2 अक्टूबर 2017 को इसका गठन हुआ था। और इसकी अध्यक्ष कौन है? तो रोहिणी जस्टिस जी रोहिणी है। ठीक है, जस्टिस जी रोहिणी हैं, इनकी अध्यक्ष हैं रोहिणी आयोग की। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें इन्होंने कहा है 4 उपवर्गीकरण लगभग होने चाहिए। 3 या 4 उपवर्गीकरण का इसमें उल्लेख किया गया है। और किस प्रकार उल्लेख करना है, कैसे इसका उपवर्गीकरण करना है? तो ये जो 27% आरक्षण है, इसको कैसे 4 भागों में इन्होंने बांटा है? तो सबसे पहले इन्होंने 10% आरक्षण देने की बात कही है, फिर 9%, फिर 3%, 6% है यहाँ, 6% और इसके बाद 2%। ठीक है, तो इतने 4 भागों में इन्होंने बांटा है। 10% आरक्षण किन्हें देने की बात कही है? जो अब तक आरक्षण से वंचित रहे हैं। इन 2500 जातियों में जो अब तक आरक्षण से वंचित रहे हैं, उन जातियों के लिए क्या किया गया है? 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। क्योंकि आरक्षण से वंचित, अर्थात एक भी बार उन जातियों को आरक्षण अब तक नहीं मिल पाया है, तो उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान करने की सिफारिश की गई है। उसके बाद देखिए 9% किसके लिए? जिन्हें एक या दो बार ही बस मिल पाया है। ऐसी जातियाँ जिन्हें बहुत कम आरक्षण का लाभ जिन्होंने उठा पाया है, उन्हें 9% मिलेगा। इसके बाद फिर इसी क्रम में 6 और 2% के आरक्षण दिए जाएंगे जातियों को। तो ये ओबीसी आरक्षण का उपवर्गीकरण हुआ। इससे पहले की जो आयोग थी, है ना, इससे पहले का जो आयोग था, उसकी सिफारिश कैसी थी? तो उसने 3 भागों में बांटा था, एक पिछड़ा, एक मध्यम पिछड़ा और एक अति पिछड़ा। ठीक, तो इस 3 भाग में पिछले आयोग ने बांटा था। तो ये ठीक है। अब देखते हैं अंग्रेजी कानून में क्या संशोधन हुए, किस प्रकार हमें आज़ादी मिली अंग्रेजी कानून से। तो देखिए,
इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं किए गए हैं। हालांकि पूरी तरह से कानून बदल गया है, पूरा नाम ही परिवर्तित कर दिया गया है। देखिए IPC 1869, ठीक है, और CRPC 1869, और इसके अलावा IEA 1872। ये तीनों जो एक्ट हैं भारत के 1869-72 से बने हुए जो अधिनियम थे, उन्हें पूरी तरह से बदल दिया गया है। कैसे? देखिए, कई धाराओं को हटाया गया है, कई में संशोधित किया गया है, और कई धाराएं और भी जोड़ी गई हैं। तो इस प्रकार से इनमें संशोधन किया गया है। इंडियन पेनल कोड 1869, इसका नाम बदल के लिखा गया है भारतीय दंड संहिता। देखिए, भारतीय न्याय संहिता लिखा गया है इसका नाम, भारतीय न्याय संहिता, BNS, ठीक है। ये नाम इसका रख दिया गया है अब, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी यही होगा, द भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इसका नहीं करना है, यही रहेगा। तो इंडियन पेनल कोड का क्या नाम रख दिया गया? भारतीय न्याय संहिता। इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1869, इसका नाम क्या रख दिया गया है? भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता, ठीक है। ये नाम इसका रख दिया गया है। साथ में आप क्या जोड़ते जाइए? अधिनियम 2023, अधिनियम नहीं, विधेयक लाया गया, अभी पारित नहीं हुआ है, हालांकि ये पारित होने की पूर्ण संभावना है। विधेयक 2023, ठीक है। तो भारतीय सुरक्षा संहिता, विधेयक 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इसको बदल के क्या नाम रख दिया गया है इसका? भारतीय साक्ष्य संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता विधेयक 2023, ठीक है। ये नाम इसका रख दिया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट से भारतीय साक्ष्य संहिता विधेयक नाम रख दिया गया है। देखिए, इतने परिवर्तन हुए। इसके अलावा इसमें क्या परिवर्तन हुए, ठीक है। मुख्य रूप से हमें इसी को जानना है कि दंड के संबंध में क्या क्या प्रावधान हुए, क्या बदलाव हुए हैं। तो मुख्य रूप से आप जानिए, IPC में एक महिलाओं से संबंधित अपराध के लिए एक नया अध्याय जोड़ा गया है, जिसमें लगभग 36 धाराएं हैं। करेक्ट डिजिट अभी याद नहीं आ रहा है। एक अध्याय ही जोड़ दिया गया है, किससे संबंधित? महिला संबंधित अपराधों के लिए, ठीक है। तो ये अभी हम केवल इतना ही जान रहे हैं इसके बारे में। और जो महासागर अभियान है, ठीक है, महासागर अभियान है, उसके बारे में, दोनों के बारे में एक अलग वीडियो लाया जाएगा, जिसमें हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। अगला जो चौथा टॉपिक है हमारा, चौथा टॉपिक है, इसमें नए खोज क्या हुए हैं, नई इन्वेंशंस क्या हुए हैं। कुछ नए खोज हुए हैं क्या 1 से 15 तारीख तक के बीच में, 1 से 15 अगस्त तक के बीच में। तो पहला खोज क्या हुआ है? मलेरिया रोकने वाला बैक्टीरिया मिला है, ठीक है। मलेरिया रोकने का बैक्टीरिया प्राप्त हुआ है हमें, ठीक है। बैक्टीरिया, देखिए ये बैक्टीरिया क्या करता है, उससे पहले देखते हैं और क्या खोज हुआ है। तो जैसलमेर में हमें मिला है शाकाहारी डायनासोर, इसका अवशेष मिला है, ठीक। तो ये दो चीज़ों की खोज हुई है, एक शाकाहारी डायनासोर के अवशेष। अगला देखते हैं, मलेरिया रोकने का बैक्टीरिया मिला है। मलेरिया रोकने वाला एक बैक्टीरिया है TC1। इस बैक्टीरिया का नाम है TC1। ये क्या करता है? एक हार्मेन नामक मॉलिक्यूल रिलीज करता है, ठीक है। हार्मेन नामक द्रव छोड़ता है, जो क्या करता है? मलेरिया के वायरस को, मतलब मलेरिया का जो जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, उसको क्या करता है? मलेरिया के रोगाणु को पनपने नहीं देता। मलेरिया के रोगाणु कौन सा? मलेरिया पैरासाइट को पनपने नहीं देता है। कौन? ये बैक्टीरिया TC1, ठीक है। इसका खोज हुआ है और अभी ये क्या है? परीक्षण की स्थिति में चल रहा है, मतलब अभी इस पर परीक्षण जारी है, कोई 100% इस पर नहीं किया गया है अभी। इसके बारे में और जानिए कि ये हार्मेन नामक जो द्रव है, ये मच्छर तक किस प्रकार पहुँचेगा। जो मच्छर मलेरिया के वाहक हैं, मलेरिया रोग के वाहक हैं,
उन तक कैसे पहुंचेगा? तो या तो आप इसे चीनी मिलाकर पानी में यदि रख दें तो उससे, या फिर सीधे सीधे मच्छर क्या करेगा, अपने शरीर से भी इसको अवशोषित कर सकता है। तो ये क्या करता है, मच्छर की आंत में जो मलेरिया पैरासाइट पनप रहा होता है उसको ये पनपने नहीं देता है, जिससे मलेरिया का जो संचरण है, फैलाव है, वो रुक जाता है। तो इस प्रकार ये समाप्त होता है। अब देखते हैं जैसलमेर में जो शाकाहारी डायनासोर के अवशेष मिले हैं। तो ये अवशेष जैसलमेर में मिले हैं भारतीय भूगर्भ वैज्ञानिक और IIT रुड़की को मिले हैं। भारतीय भूगर्भ वैज्ञानिक और IIT रुड़की, इन्होंने मिलकर इस खोज को किया है। शाकाहारी डायनासोर और ये जो अवशेष मिले हैं ये लगभग 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है। ठीक है, 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है। इससे पहले चीन में मिला था। ठीक है, उससे पहले जानिए कि ये जो डायनासोर के अवशेष मिले हैं इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे थारोसोर नाम दिया गया है। थारोसोर नाम दिया गया है, इसे थारोसोरस नाम दिया गया है। ठीक है, थारोसोरस नाम दिया गया है। चीन में जो मिला है वह इससे 10 से 30 लाख साल पुराना है, मतलब नया है। जो भारत का अवशेष है वह चीन के अवशेष से 10 से 30 लाख वर्ष नया है, और इसका अंक में मान हो जाएगा 16.6 से 16.4 करोड़ वर्ष पुराना है। 16.6 से 16.4 करोड़ वर्ष पुराना किसका है? चीन का। जबकि भारत में जो जैसलमेर में मिला है वह 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है। ठीक है, अर्थात 10 से 30 लाख वर्ष का अंतर हो गया यहाँ पास। आगे देखते हैं खेल संबंधित, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं विविध को। ठीक है, खेल में बहुत सारे हैं, उससे पहले विविध को देख लेते हैं, फिर खेल का पूरा देखेंगे। खेल में कौन कौन से करंट अफेयर हैं। बिना खेल के पेज के तो करंट अफेयर पूरा ही नहीं होता है। सबसे पहले विविध को देखते हैं, उसके बाद खेल को देखेंगे। विविध में जानिए, विविध इसमें पहला क्या है? वायुसेना के लिए NLOS मिसाइल ये मिली है वायुसेना को, इसको लाया जा रहा है। NLOS इसका मतलब क्या है? नॉन लाइन ऑफ साइट, नॉन लाइन ऑफ साइट। ये मिसाइल 30 किलोमीटर दूरी की मार करने की क्षमता रखता है। 30 किलोमीटर तक दूरी मार कर सकता है, और एंटी टैंक है, गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसे मुख्यतः पहाड़ों के पीछे छिपे हुए दुश्मन पर हमला करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा क्या है? कोल इंडिया लिमिटेड, इसने अपना नाम परिवर्तन किया है अपने उद्देश्यों में परिवर्तन करने के लिए। नया नाम क्या रखा गया है? CIL एनर्जी इंडिया। इसके अंतर्गत वह अपने कार्य में प्रसार करने के लिए ऐसा किया है। और कार्य में कैसे प्रसार करेगा? तो ये हरित हाइड्रोजन और अन्य बहुमूल्य खनिजों का खनन, बहुमूल्य खनिजों का खनन करेगा। इसके अलावा हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में अपना कार्य करेगा। इसके अलावा कार्बन अवशोषक के रूप में कार्य करेगा, कार्बन कैप्चर का काम करेगा। ठीक है, कार्बन कैप्चर। तो ये सभी इसने अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाने के लिए नाम परिवर्तन किया है। भारत ने 2070 तक शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा है। ठीक है, शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा है, 0 कार्बन। ठीक है, तो 0 कार्बन का लक्ष्य रखा है 2070 तक। लेकिन इस कंपनी पर या कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का भी घोषणा नहीं हुआ है, और ना ही उसकी तिथि घोषित की गई है कि इस तिथि से कोयले का उपयोग बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं खेल एवं अभ्यास। खेल एवं अभ्यास, इसमें हमें क्या देखना है? तो सबसे पहले एशियाई खेल 2023, जिसे हम एशियाड भी बोलते हैं।
ठीक है, एशियाड, इसे क्या बोलते हैं, एशियाड। इसके अलावा एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी, चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी। इसके बाद देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ऑस्ट्रेलियाई ओपन। इसके बाद विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स, विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स 2023, ठीक है। इसके बाद विश्व युवा चैंपियनशिप, विश्व युवा चैंपियनशिप, विश्व युवा चैंपियनशिप। इसके बाद मालाबार अभ्यास, मालाबार अभ्यास। ये 7 चीज़ें हमें इसके अंतर्गत देखनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एशियाई खेल 2023, इसका आयोजन कहाँ होना है, तो चीन में होना है। और इसमें कितने देश भाग लेते हैं, 45 देश इसमें भाग लेते हैं। 9 साल में पहली बार भारतीय फुटबॉल टीम यहाँ खेलेगी, ठीक है। भारतीय फुटबॉल टीम 9 साल में पहली बार यहाँ खेलने वाली है। और इसके अलावा ये 19वें क्रम का है, 19वें क्रम का है। और यहाँ भारतीय फुटबॉल टीम में कौन कौन है, तो सुनील छेत्री, सुनील छेत्री, संदेश झींगन, संदेश झींगन, गुरप्रीत सिंह संधू, गुरप्रीत सिंह संधू, ये तीनों इस भारतीय फुटबॉल टीम में शामिल हैं, ठीक है, जो आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी, ये केवल हॉकी के लिए है। और ये कौन से क्रम का है, तो 7वें क्रम का है, 7वें क्रम का है। इसका आयोजन चेन्नई में हो रहा है, ठीक है। इसका आयोजन चेन्नई में हुआ। 6 देश भाग लेते हैं इसमें, ठीक है। 6 देश भाग लेते हैं। कौन कौन से, भारत, कोरिया, भारत, कोरिया, चीन, जापान, पाकिस्तान और इसके अलावा मलेशिया। ये 6 देश भाग लेते हैं, जिसमें से इसमें विजेता कौन रहा है, तो विजेता रहा है भारत, भारत विजेता रहा है। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम की विश्व रैंकिंग कितनी है, तो 4थे नंबर पर रैंकिंग है, 4th रैंकिंग है विश्व पर, ठीक है। ये हमने देखा, इन दोनों के बारे में जान लिया अच्छे से। अब देखते हैं देवधर ट्रॉफी। देवधर ट्रॉफी क्या है, घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, क्रिकेट कंपटीशन या प्रतियोगिता है, ठीक है। तो इसमें देवधर ट्रॉफी क्या है, घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता, जिसे जीता किसने है, तो साउथ जोन की टीम ने जीता है, ठीक है। साउथ जोन की टीम ने जीता है। इसके बाद देखते हैं विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स। इसमें भारत ने कुल 26 पदक जीते हैं, 11 स्वर्ण है। विजेता कौन रहा है, तो विजेता रहा है इसमें चीन, विजेता रहा है चीन, जिसने टोटल 103 स्वर्ण पदक जीते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही विश्व यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई क्या है, ओपन, इसके बारे में जानिए कि भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी एच एस प्रणय को रजत पदक मिला है, ठीक है। इसके बाद देखिए विश्व युवा चैंपियनशिप, इसमें भारत की टीम अंडर 31 ब्रिज, इस टीम को क्या मिला है, कांस्य पदक मिला है विश्व युवा चैंपियनशिप में। इसके बाद देखते हैं मालाबार अभ्यास। तो मालाबार अभ्यास किन देशों के बीच होना है, 4 देशों के बीच होना है मालाबार। ये सैन्य अभ्यास है, ठीक है। इसमें कौन कौन से देश होंगे, जो क्वाड सदस्य देश हैं, जैसे भारत, यूएसए, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इन 4 देशों के बीच सैन्य अभ्यास होना है। कहाँ होना है, इसका मेजबान देश है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मेजबान देश है।
ये चारों देश क्या हैं, क्वाड सदस्य भी हैं, ठीक है, क्वाड संगठन के भी सदस्य हैं। तो इस प्रकार हमने 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के सभी करंट अफेयर को पूर्ण करने का कोशिश किया है। अब जो शेष रह गए हैं, जो वन लाइनर फैक्ट हैं या इनमें से भी जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, वे सभी MCQ करेंगे उसका। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।